हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉन स्टॉप लर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए हैं उन सबका पीवाईक्यू देख रहे हैं। इसी के ये हमारा चल रहा है। इसमें मैंने यूपी जीके कंप्लीट कराया है और कंप्यूटर भी कंप्लीट करा दिया है। साथ ही हम अब जीएस के सेक्शन जो है सामान्य ज्ञान के अध्ययन उसका हम लोग कर रहे हैं। इसमें भी मैंने हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया है, पॉलिटी भी कंप्लीट करा दिया है, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी ये सेक्शन कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम तथा साथ ही साथ साइंस से टेक भी कंप्लीट कर दिया है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पर्यावरण, पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं, मतलब आज तक जितने भी प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछे गए हैं उन सबका अध्ययन हम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड एक बार शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में। आप लोगों के लाइक शेयर से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलती है ताकि हम इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ बना सकें। आइए देखते हैं। आज हम देखेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन से बने वाले क्वेश्चंस को। देखिए, हमें पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन से बनने वाले प्रश्नों को करना है। तो देखिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रजाति शब्द किसने गढ़ा था। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रजाति शब्द किसने गढ़ा था। प्रजाति शब्द रॉबर्ट टी पेन ने गढ़ा था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। कीस्टोन प्रजाति ऐसी प्रजाति है जिसका परितंत्र की संरचना और स्थिरता पर उसकी संख्या या जैव भार की तुलना में असाधारण प्रभाव होता है। पारिस्थितिकी में यह शब्द अमेरिकी पारिस्थितिकीविद रॉबर्ट टी पेन ने अपनी 1969 के कार्य में विकसित किया था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता डेटा की निगरानी और अद्यतन करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्राण पोर्टल। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए, प्राण पोर्टल का पूरा नाम पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन कंटेनमेंट सिटीज। यह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए विकसित किया गया पोर्टल है। इसके माध्यम से शहरों के स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति को ट्रैक किया जाता है तथा वायु गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाती है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पारिस्थितिकी में पहचाने गए जैव विविधता की क्षति के लिए जिम्मेदार ईविल क्वाड्रेंट 4 मुख्य कारण में आवासीय क्षति, अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और निम्नलिखित शामिल है। तो क्या शामिल है इसमें। देखिए, सह-विलुप्तता प्रक्रियाएं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। ईविल क्वाड्रेंट जैव विविधता की क्षति के 4 प्रमुख कारणों को कहा जाता है। ये कारण है आवासीय क्षति एवं विखंडन, अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और सह-विलुप्तता। सह-विलुप्तता में किसी एक प्रजाति के विलुप्त होने से उस पर अनिवार्य रूप से निर्भर दूसरी प्रजाति भी विलुप्त हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि आगे चलते हैं, किसी परपोषी मछली की प्रजाति समाप्त हो जाए तो उसके विशिष्ट परजीवी भी समाप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार पादप और परागकर्ता के विकसित संबंध में एक ही विलुप्ति दूसरे के लिए भी संकट पैदा करती है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिष्टी पहल का पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए, मैग्रो इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेनिजेबल इनकम्स। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। मिष्टी का पूरा नाम मैंग्रो इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। यह पहल भारत में मैंग्रोव परितंत्र के संरक्षण और पुनर्स्थापन से संबंधित है। इसका उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति को बढ़ावा देना एवं तटीय आवासों की सुरक्षा करना और स्थानीय समुदायों की आय के अवसरों को मजबूत करना है। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा
3 के अंतर्गत। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च वैधानिक निकाय है। इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 3 के अंतर्गत किया गया है। धारा 3 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान है। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और विकल्पों में धारा 6 प्राधिकरण की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है तथा धारा 10 राष्ट्रीय कार्यकारी समिति से संबंधित है और धारा 14 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संबंधित है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से किस विधान के अंतर्गत तटीय विनिमय क्षेत्र CRZ अधिसूचित किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। तटीय विनियमन क्षेत्र समुद्री तटों और ज्वारी प्रभाव वाले तटीय क्षेत्रों के संरक्षण तथा नियंत्रित विकास के लिए अधिसूचित क्षेत्र है। भारत में CRZ अधिसूचनाएं पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जारी की गई हैं। CRZ व्यवस्था पहली बार 1999 में लागू की गई थी। इसके बाद 2011 और 2019 में अधिसूचनाएं जारी की गई। इन अधिसूचनाओं का उद्देश्य तटीय परितंत्र का संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा और तटीय क्षेत्रों में वैज्ञानिक आधार पर विकास को विनियमित करना है। आगे है, कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि दो बहुत करीब से संबंधित प्रजातियां जो एक ही तरह के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं अनिश्चित काल तक एक साथ नहीं रह सकती हैं? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गास का नियम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए, गास का नियम पारिस्थितिकी का प्रतिस्पर्धी बहिष्करण सिद्धांत है। इसके अनुसार यदि दो निकट संबंधी प्रजातियां समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं तो वे अनिश्चित काल तक साथ नहीं रह सकती। ऐसी स्थिति में प्रतिस्पर्धा में कमजोर प्रजाति अंततः बाहर हो जाती है। यह सिद्धांत विशेष रूप से तब लागू होता है जब संसाधन सीमित हो। आगे है, खाद्य श्रृंखला के क्रमिक पोषी स्तरों पर रसायनों का संचयन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? जैव आवर्धन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए, जैव आवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें खाद्य श्रृंखला के उच्चतर पोषी स्तरों पर विषैले रसायनों की सांद्रता क्रमशः बढ़ती जाती है। यह सामान्यतः अविघटनीय कीटनाशकों और भारी धातुओं के कारण होता है, क्योंकि ये पदार्थ जीवों के शरीर से शीघ्र बाहर नहीं निकलते। जैव संचय किसी एक जीव में रसायन के जमा होने को दर्शाता है, जबकि प्रश्न में क्रमिक पोषी स्तरों की बात की गई है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा NDMA UNDRR के मानक ढांचों के अनुसार आपदा जोखिम आकलन में प्रयुक्त संबंध का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, आपदा जोखिम वह संभावित हानि है जो खतरे, अनावरण, सुभेद्यता और क्षमता के परस्पर संबंध से उत्पन्न होती है। सामान्य रूप से जोखिम खतरा, अनावरण और सुभेद्यता बढ़ाने पर बढ़ता है, जबकि क्षमता बढ़ाने पर घटता है। NDMA के सरल निरूपण में आपदा जोखिम को खतरा और सुभेद्यता के गुणनफल को क्षमता से विभाजित करके समझाया गया है। UNDRR ढांचे में अनावरण को भी जोखिम का महत्वपूर्ण घटक माना गया है। इसलिए मानक समझ के अनुसार संबंध का सही रूप खतरा, अनावरण और सुभेद्यता को जोखिम बढ़ाने वाले कारक तथा क्षमता को जोखिम घटाने वाले कारक के रूप में देखता है। दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प इस संबंध में ठीक प्रकार से व्यक्त नहीं करता। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टियों का 26वां सम्मेलन जिसकी थीम सतत विकास पर केंद्रित था, किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए, COP26 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत पार्टियों का 26वां सम्मेलन था। इसका आयोजन ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। पेरिस COP21, मैड्रिड COP25 और दुबई COP28 से संबंधित है।
आगे है, देश के पर्यावरण संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्यजीव की सुरक्षा डैश के अंतर्गत आती है। तो किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 48A के अंतर्गत। व्याख्या देखते हैं। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 28A पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन व वनों और वन जीव की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान है। आधिकारिक संवैधानिक पाठ के अनुसार राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वन और वन्यजीव की रक्षा का प्रयास करे। यह प्रावधान राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया है। यह अनुच्छेद संविधान के 42वें अधिनियम 1976 की धारा 10 द्वारा जोड़ा गया है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? तो यह 1 अप्रैल 2024 से लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। इस संशोधन अधिनियम की धारा 1 के अनुसार इसके लागू होने की तिथि केंद्र सरकार राजपत्र अधिसूचना द्वारा नियत या अधिसूचित करती है। भारत कोड में 18 जनवरी 2024 की अधिसूचना के अंतर्गत इस अधिनियम की परिवर्तन तिथि 1 अप्रैल 2024 दर्ज की गई है। अद्यतन अधिनियम पाठ में भी 2023 के संशोधनों के लिए 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होने का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की कौन सी पहल प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ लगाने पर केंद्रित है? तो ये ग्रीन यूपी क्लीन यूपी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की ग्रीन यूपी क्लीन यूपी पहल हरियाली, स्वच्छता और वृक्षारोपण से संबंधित है। इसमें वृक्षारोपण, शहरी पर्यावरण सुधार पर बल दिया गया है। ग्रीन बेल्ट वृक्षारोपण प्रदूषण न्यूनीकरण में सहायक है। प्रदूषण कम करने के संदर्भ में पेड़ लगाने की पहल इसी नाम से जुड़ी है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने इंडिया वाटर चिप पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आवासन और शहरी मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। व्याख्या देखते हैं। इंडिया वाटर चिप पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज 12 मार्च 2022 को अमृत 2.0 के अंतर्गत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया था। इस पहल का उद्देश्य शहरी जल और प्रयुक्त जल क्षेत्र की समस्याओं के लिए नवाचारी समाधान को बढ़ावा देना था। इस चुनौती के अंतर्गत 100 स्टार्टअप्स को चुनकर प्रत्येक को 20 लाख रुपए तक की अनुदान सहायता देने का प्रावधान रखा गया था। आगे चलते हैं। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड डैश ने शहर में डैश वर्ष तक के कण पदार्थ उत्सर्जन के व्यापार के लिए दुनिया का पहला बाजार शुरू किया। किसकी बात कर रही है? सूरत और 2019। देखिए, गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूरत शहर के वर्ष 2019 में कण पदार्थ और उत्सर्जन के व्यापार के लिए दुनिया का पहला बाजार शुरू किया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। देखिए, गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15 में सूरत को कण पदार्थ आधारित उत्सर्जन व्यापार योजना के लिए चयनित शहर बताया गया है। इसके बाद वर्ष 2019 में गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूरत में कण पदार्थ के लिए दुनिया की पहली उत्सर्जन व्यापार व्यवस्था शुरू की। इस व्यवस्था में उद्योगों को निर्धारित सीमा के भीतर उत्सर्जन परमिटों के क्रय विक्रय की अनुमति दी गई। आगे है, हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस है। तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रता कार्बन डाइऑक्साइड की है। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। जीवाश्म ईंधनों के दहन और वनों की कटाई से इसकी मात्रा बढ़ती है, इसलिए इसका प्रभाव और भी अधिक हो जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की
बाघ अभ्यारण्यों की सूची में सरिस्का के सामने राजस्थान लिखा है। राजस्थान सरकार के वन विभाग के संरक्षित क्षेत्र विवरण में भी सरिस्का टाइगर रिजर्व को राजस्थान के संरक्षित क्षेत्रों में रखा गया है। राजस्थान पर्यटन विभाग सरिस्का टाइगर रिजर्व को अलवर स्थित बताता है और अलवर राजस्थान में है। नेक्स्ट देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व का विचार। देखिए क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व का विचार डैश द्वारा कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया। तो किसके द्वारा, आइए देखते हैं सही उत्तर को। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनेस्को मानव और जीवमंडल द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा यूनेस्को ने अपने मानव और जीवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ की। यह कार्यक्रम मानव और पर्यावरण के संबंध को बेहतर बनाने और संरक्षण और विकास में संतुलन स्थापित करने पर आधारित है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्वों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने की व्यवस्था विकसित हुई। नेक्स्ट है, भारत में स्थित तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा केबुल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। केबुल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के लोकटक झील के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह फुमदी नामक तैरती हुई मिट्टी, वनस्पति, कार्बनिक पदार्थ, जैव द्रव्य और मिट्टी के कणों से बनी तैरती या तैरती चटाई द्रव्यमान पर बना है। यह संकटग्रस्त संगाई हिरण का प्राकृतिक आवास शरण स्थल पाया जाता है। यहाँ भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार यह उद्यान जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, देखिए, सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना। ये तीनों ही आवश्यक है, इसलिए उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। सतत विकास के लिए जैव विविधता संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। सतत विकास के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय तीनों आयाम परस्पर जुड़े और निर्भर है। पर्यावरण पर होने वाले परिणामों की अवहेलना करने वाला विकास उस पर्यावरण को नष्ट कर देगा जो जीवन को धारण करता है। सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता न करे। नेक्स्ट है, सौर विकिरण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है जल चक्र में? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सौर विकिरण तथा गुरुत्वाकर्षण जल चक्र को चलित करते हैं। सौर विकिरण जल के वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन को प्रेरित करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण वर्षा के जल की नीचे की ओर प्रवाह में सहायक होता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ पिघलकर जल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CFC। देखिए, ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में लगभग 15 से 35 किलोमीटर की लंबाई पर पाई जाती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी, विशेषकर UVB तथा UVC रेडिएशन में पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा करती है। इस परत के क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा अन्य क्लोरीन या ब्रोमीन युक्त ओजोन क्षयकारी पदार्थ ओजोन क्षरण हेतु प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट है, देखिए, ओजोन होल किससे संबंधित है? तो ओजोन होल समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। ओजोन छिद्र समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से है। ध्यातव्य है कि सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकता है तथा इसके प्रभाव से मानव तथा अन्य जीवों की रक्षा करता है।
आगे है कामेंग एलिफेंट रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए कामेंग एलिफेंट रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत सरकार के हाथी अभ्यारण्य संबंधित आधिकारिक एटलस में कामेंग एलिफेंट रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के रूप में दर्ज किया गया है। वर्ष 2025 तक भारत में एलिफेंट रिजर्व की संख्या 33 हो चुकी है। आगे है निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, तो ये ग्रेट बैरियर रीफ मरीन नेशनल पार्क को देखिए येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान को ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय उद्यान सेवा के अनुसार 1 मार्च 1872 को येलोस्टोन दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना। यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र भी स्पष्ट रूप से बताता है कि 1872 ईस्वी में अमेरिकी कांग्रेस ने इसे दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान नामित किया। इसी कारण सामान्य ज्ञान में दुनिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में येलो राष्ट्रीय उद्यान को माना जाता है। आगे है वर्ष डैश के वन संरक्षण अधिनियम से भारत में वनारोपण प्रक्रिया में तेजी आई। किससे? वर्ष 1980 के वन संरक्षण अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधिनियम के साथ ही वनीकरण प्रक्रिया को गति मिली। भारत संहिता की हिंदी प्रति के अनुसार यह वन संरक्षण अधिनियम 1980 है और यह 25 अक्टूबर 1980 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा। वर्तमान अद्यतन नाम वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार इस अधिनियम के तहत वन भूमि को गैर उपयोग में बदलने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। इसी कारण वन संरक्षण और प्रतिपूरक वन रोपण की व्यवस्था को संस्थागत आधार मिला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन का हिस्सा है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों, इसमें कृषि जल प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन दोनों शामिल हैं। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित एक मिशन है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के आधिकारिक घटकों में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन तथा कृषि जल प्रबंधन आदि प्रमुख घटक शामिल हैं। नेक्स्ट है शेल्टर बेल्ट प्लांटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सेंटर बेल्ट प्लांटिंग का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए मिट्टी का कटाव रोकना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं व्याख्या इसकी। देखिए आधिकारिक पाठ्य सामग्री के अनुसार शेल्टर बेल्ट पेड़ों की कतारें होती हैं जिन्हें खेतों को पवन जनित मिट्टी कटाव से बचाने के लिए लगाया जाता है। ये विशेष रूप से शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्रों में उपयोगी मानी गई है जहां हवा से भूमि का क्षरण अधिक होता है। आधिकारिक सामग्री यह बताती है कि शेल्टर बेल्ट रेत के टीलों को स्थिर करने और भूमि क्षरण को कम करने में सहायक है। नेक्स्ट है भारतीय हाथी को डैश कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? एलिफस मैक्सिमस सब स्पी इंडिकस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए भारतीय हाथी का स्वीकृत प्राणी वैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिमस इंडिकस माना जाता है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की सूची में एलिफस मैक्सिमस के अंतर्गत एलिफस मैक्सिमस इंडिकस को पृथक उप प्रजाति के रूप में दर्ज किया गया है। इससे स्पष्ट है कि भारतीय हाथी एशियाई हाथी की इंडिकस उप प्रजाति से संबद्ध है। अतः दिए गए विकल्पों में सही उत्तर एलिफस मैक्सिमस सब स्पी इंडिकस अर्थात ऑप्शन नंबर डी राइट है। व्याख्या आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश सावेन साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इंटरफोर्समेंट नेटवर्क का सदस्य है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान। व्याख्या देखते हैं। सावेन दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी वन्यजीव परिवर्तन सहयोग मंच है। इसकी आधिकारिक सदस्य देश सूची में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल,
पाकिस्तान, श्रीलंका शामिल है। भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो ने भी स्पष्ट किया है कि सावेन दक्षिण एशिया के 8 देशों का नेटवर्क है, जिसमें अफगानिस्तान शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, पौधों के किसी भी हिस्से की नोक से आमतौर पर पीछे की ओर प्रोग्रेसिव डाइंग को संदर्भित करता है। ये डाई बैक को ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए, डाई बैक उस दशा को कहा जाता है जिसमें पौधे के प्रवोह शाखाएं या जड़ें क्रमिक रूप से सूखती मरती हैं और यह प्रक्रिया सामान्यतः नोक से शुरू होती है। प्रामाणिक वानिकी परिभाषा के अनुसार मरना शाखा के अंतिम भाग से शुरू होकर तने की ओर बढ़ता है, अर्थात आगे से पीछे की दिशा में प्रगतिशील सूखना। इसलिए प्रश्न में वर्णित नोक से पीछे की ओर प्रोग्रेसिव डाइंग के लिए सही पद डाई बैक है। नेक्स्ट है, बड़े मिट्टी के जानवरों, विशेष रूप से प्रचुर मात्रा में केंचुए और सक्रिय जीवाणु अपघटन की विशेषता वाली मिट्टी कौन सी है? तो यहाँ पे राइट है मर मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए, मर मिट्टी में ऊपरी खनिज परत कार्बनिक पदार्थ के साथ घनिष्ठ रूप से मिल जाती है और यह मिश्रण मृदा जीवों द्वारा जैव विक्षोभ से बनता है, जिसमें केंचुए प्रमुख भूमिका निभाते हैं। प्रामाणिक मृदा विज्ञान स्रोत बताते हैं कि केंचुए पत्ती अवशेषों के विखंडन और अपघटन को बढ़ाते हैं तथा इसी प्रक्रिया से मल प्रकार की मिट्टी ह्यूमस बनती है। मृदा विज्ञान के मान्य स्रोतों के अनुसार मल मिट्टी सुवातित होती है और उसमें जीवाणुओं की प्रधानता पाई जाती है। इसलिए बड़े मिट्टी मृदा जंतुओं, विशेषकर केंचुआ और सक्रिय जीवाणु अपघटन वाली मल। देखिए, प्रामाणिक मृदा विज्ञान स्रोत बताते हैं कि केंचुए पत्ती अवशेषों के विखंडन और अपघटन को बढ़ाते हैं तथा इसी प्रक्रिया में मल प्रकार की मिट्टी या ह्यूमस बनती है। मृदा विज्ञान के मान्य स्रोतों के अनुसार मल मिट्टी सुवातित होती है और उसमें जीवाणुओं की प्रधानता पाई जाती है। इसलिए बड़े मृदा जंतुओं, विशेषकर केंचुआ और सक्रिय जीवाणु अपघटन वाली मल मिट्टी से संबंधित है। नेक्स्ट है, ठट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ठट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य ये केरल में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की संरक्षित क्षेत्रों की आधिकारिक सूची में ठट्टेकड़ या ठट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य को केरल राज्य के अंतर्गत दर्ज किया गया है। केरल पर्यटन इसे केरल का प्रथम पक्षी अभयारण्य बताता है। यह अभयारण्य केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले के कोथामंगलम तालुक में स्थित है। आगे है, बायोडाइवर्सिटी फिनांस इनिशिएटिव किसके साथ सहयोग में है? तो ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के साथ सहयोग में है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसकी व्याख्या है, बायो विविधता वित्त से जुड़ी UNDP की वैश्विक पहल है। आधिकारिक रूप से इसे वर्ष 2012 में UNDP द्वारा विकसित प्रारंभ पहल के रूप में बताया गया है। भारत में बायोफिन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नेतृत्व में नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और UNDP इंडिया के समर्थन व साझेदारी से संचालित है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर पूर्वी हवाएं अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में मिलती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सतह से ऊपर की ओर और इसके विपरीत इस सतह के परिसंचरण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? हेडली शेल, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए, व्याख्या है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पर वायु संवहन के कारण ऊपर उठती और दोनों ओर से आने वाली पूर्वी पवनें वही मिलती हैं। ऊपर उठी वायु ऊपरी स्तरों पर ध्रुवों की ओर बढ़ती है, फिर लगभग 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के आसपास नीचे उतरती है। इसके बाद सतह के निकट वायु पुनः भूमध्य रेखा की ओर लौटती है, जिससे एक पूर्ण उष्णकटिबंधीय परिसंचरण कोशिका बनती है। इसलिए प्रश्न में वर्णित सतह से ऊपर और फिर नीचे लौटने वाला यह परिसंचरण हेडली शेल कहलाता है। नेक्स्ट है,
तटीय महासागर निगरानी और पूर्वानुमान प्रणाली कोमैप्स भारत में किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये वर्ष 1991 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लोकसभा के वर्ष 2011 की आधिकारिक उत्तर में इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन 1991 से बताया गया है। वर्ष 1997 के संसदीय अभिलेख में भी इसे 1991 से संचालन का उल्लेख मिलता है। यद्यपि 2000 के एक अन्य आधिकारिक उत्तर में इसे 1990-91 से प्रयोजित कार्यक्रम कहा गया है, लेकिन प्रश्न में लागू की गई पूछा गया है, इसलिए दिए गए विकल्पों में 1991 सबसे उपयुक्त उत्तर है। आगे है, निम्न में से कौन हाइड्रोमार्फिन मिट्टी का लक्षण है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। देखिए ग्लेई का विकास और ऑक्सीजन की कमी दोनों हाइड्रोमार्फिक मिट्टी का लक्षण है। व्याख्या देखते हैं। हाइड्रोओर्फिक मिट्टी जल संतृप्त दशाओं में बनती है, जहां मिट्टी में अपचाई रिड्यूसिंग अवस्था विकसित होती है और मिट्टी जल में घुलित ऑक्सीजन लगभग बहुत कम या अनुपस्थित हो जाता है। ऐसी दशाओं में मिट्टी में लेई अथवा ग्लेइक रंग रूप विकसित होता है, क्योंकि लंबे समय से जल संतृप्त अपचाई दशाएं पैदा करती है। दीर्घकालीन अवायवीय दशाएं गीली मिट्टियों में विशिष्ट धूसर नीलापन या हरापन उत्पन्न करती हैं, जो ग्लेईकरण का संकेत है। अतः ग्लेई का विकास और ऑक्सीजन की कमी दोनों ही हाइड्रोमार्फिक मिट्टी के लक्षण हैं। आगे है, पक्के बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आधिकारिक सूची में पक्के को अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत दर्ज किया गया है। प्राधिकरण की आधिकारिक विवरणिका के अनुसार पक्के बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश के केशांग जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय मांग का क्या मान है? तो ये है पारिस्थितिकी पदचिन्ह। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए पारिस्थितिकी पदचिन्ह वही मानदंड है जो पारिस्थितिकी तंत्र पर मनुष्यों की मांग को व्यक्त करता है। यह बताता है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताएं और अपशिष्ट अवशोषण के लिए प्रकृति से कितने जैव उत्पादक क्षेत्र की मांग कर रहा है। इसी कारण पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों पर मानवीय मांग का सही माप पारिस्थितिकी पदचिन्ह है। आगे है, सवाना निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक विस्तृत है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा की पाठ्य सामग्री में अफ्रीका सवाना में दिया गया है। उसी पाठ्य सामग्री में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सामान्यतः या सवाना कहते हैं। ये पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत में पाए जाते हैं। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के अनुसार सवाना अफ्रीका के लगभग आधे भाग तक फैली है, अतः सवाना का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में माना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में स्थित है। तमिलनाडु वन विभाग के अनुसार यह भारत के सबसे पुरानी पक्षी अभ्यारण्यों में से एक है। इसे वर्ष 1936 में भारत का पहला अभ्यारण्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, वाष्पीकरण को कम करने, खरपतवार की वृद्धि को प्रतिबंधित करने और मिट्टी के तापमान को बनाए रखने के लिए पौधे के अवशेष, पुआल, पत्तियां या प्लास्टिक की फिल्म जैसी सामग्रियों के साथ मिट्टी के सतह को ढकने की प्रथा को क्या कहा जाता है? इसे मल्चिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए मिट्टी की सतह पर पुआल, पत्तियां, लकड़ी के टुकड़े अथवा अन्य आच्छादन बिछाने से की प्रक्रिया मिट्टी के सतह को ढकने की प्रथा को मल्चिंग कहा जाता है। आधिकारिक पाठ्य सामग्री में इसे नमी बनाए रखने, खरपतवार को दबाने और मिट्टी के तापमान को लगभग समान रखने वाली विधि बताया गया है।
कृषि संबंधित आधिकारिक स्रोतों के अनुसार मल्चिंग से मिट्टी की नमी संरक्षित रहती है, वाष्पीकरण घटता है और खरपतवार का दमन होता है। आगे देखते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन की प्रक्रिया। बी, ऑक्सीजन के नियंत्रित वातावरण में जलाई गई सामग्री निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पायरोलिसिस से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए, पायरोलिसिस वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थ को ऊष्मा देकर ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटित किया जाता है। आधिकारिक स्रोतों के अनुसार इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता, इसलिए सामान्य दहन नहीं होता। इस प्रक्रिया में पदार्थ ऊष्मीय अपघटन से द्रव, गैस और ठोस अवशेष जैसे उत्पाद दे सकता है। अतः ऑक्सीजन रहित या नियंत्रित वातावरण में पदार्थ को जलाने या ताप देने की प्रक्रिया पायरोलिसिस कहलाती है। नेक्स्ट है, जैव विविधता के संरक्षण और इसके लाभों के सतत उपयोग के लिए उचित उपाय करने के लिए वर्ष 1992 में आयोजित ऐतिहासिक जैव विविधता सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है, वर्ष यह 3 से 14 जून 1992 तक रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। जैव विविधता अभिसमय CBD भी इसी रियो शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए हेतु खोला गया। अतः वर्ष 1992 का ऐतिहासिक जैव विविधता सम्मेलन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? तो क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था, पर यह उसी समय लागू नहीं हुआ। इसके प्रभावी होने के लिए अनुच्छेद 25 के अनुसार आवश्यक अनुमोदन शर्तों का पूरा होना आवश्यक था। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय के आधिकारिक अभिलेख के अनुसार यह 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। नेक्स्ट है, ऐसी प्रजातियां जिनकी उपस्थिति अन्य प्रजातियों के समूह की उपस्थिति को इंगित करती है और जिनकी अनुपस्थिति प्रजातियों के उस पूरे समूह की कमी को इंगित करती है, डैश कहलाती है। तो ये क्या कहलाती हैं? संकेतक प्रजातियां कहलाती हैं। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। मान्य परिस्थिति की परिभाषा के अनुसार ऐसी प्रजाति जिसकी उपस्थिति अन्य प्रजातियों के एक समूह की उपस्थिति का संकेत दे और जिसकी अनुपस्थिति उस समूह के अभाव का संकेत करे, संकेतक प्रजाति मानी जाती है। संकेतक प्रजातियां पर्यावरणीय दशाओं और अनेक प्रजातियों की सामूहिक प्रतिक्रिया को समझाने के लिए प्रयुक्त होती हैं। नेक्स्ट है, प्लो पैन के नीचे एक अभेद परत बनाने के लिए स्थिर पानी की स्थिति के लिए प्लो पैन के नीचे एक अभेद परत बनाने के लिए स्थिर पानी की स्थिति में किए गए जुताई ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? तो इसे देखिए पडलिंग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए किस प्रकार व्याख्या देखते हैं इसकी। पडलिंग धान की खेती में पानी भरी या संतृप्त अवस्था में की जाने वाली जुताई है। TNU के अनुसार यह मिट्टी को पानी के साथ मथने की क्रिया है और इससे स्थिर पानी में किया जाता है। FAO के अनुसार पडलिंग में संतृप्त मिट्टी की प्रकृति संरचना को तीव्र जुताई से जोड़ा जाता है ताकि जल का नीचे की ओर रिसाव कम हो। इसी प्रक्रिया से समय के साथ पडलड परत के नीचे घनी फ्लो पैन जैसी परत बनती है जो जल रिसाव को घटाती है। अतः स्थिर पानी की दशा में अभेद या कठोर परत बनाने वाली यह जुताई क्रिया पडलिंग कहलाती है। नेक्स्ट है, वन्य जीव सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाने वाला पुरस्कार है। ये अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए आगे चलते हैं। अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव पुरस्कार
वन्यजीव सुरक्षा संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना में इसे वन्यजीव सुरक्षा हेतु उल्लेखनीय कार्य, साहस और वीरता से जोड़ा गया है। भारत सरकार के आधिकारिक प्रतिवेदन में भी इस पुरस्कार को वन्यजीव संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान से संबद्ध बताया गया है। आगे चलते हैं। एक जीव है जो कार्बनिक स्ट्रेटस से हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, तो ये आर्गेनोटोफ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए, आर्गेनोटोफ वे जीव होते हैं जो कार्बनिक जीव अणु अपने इलेक्ट्रॉन स्रोत या हाइड्रोजन डोनर के रूप में उपयोग करते हैं। जैव ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन प्रायः हाइड्रोजन परमाणु के रूप में दाता अणु से हटते हैं। इसलिए जो जीव कार्बनिक स्ट्रेटस से हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं वो आर्गेनोट्रोफ कहलाता है। नेक्स्ट है, मिट्टी और महासागरों में पाए जाने वाले डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, तो कौन सा है? ये स्यूडोमोनास है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए, डीनाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट नाइट्राइट गैस नाइट्रोजन में परिवर्तित होते हैं और इस प्रक्रिया से जुड़े जीवाणुओं में स्यूडोमोनास का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। मृदा संबंधी प्रामाणिक स्रोत स्यूडोमोनास को मिट्टी में डीनाइट्रिफिकेशन करने वाली प्रमुख जीवाणुओं में रखते हैं तथा यह प्रक्रिया मिट्टी, अवसाद और लवणीय जल के पर्यावरण में भी पाई जाती है। समुद्री अवसादों से संबंधित शोध में भी स्यूडोमोनास स्ट्यूजेरी जैसे जीवाणुओं के डीनाइट्रीफाई करने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स का सम्मेलन है? तो ये रामसर कन्वेंशन है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए, यूनेस्को लीगल अफेयर्स में इस संधि का आधिकारिक नाम कन्वेंशन और वेल्स इंटरनेशनल ऑफ इम्पोर्टेंस स्पेशली एज वाटर फ्लो हैबिटेट दिया गया है। यूनेस्को के अनुसार कन्वेंशन और वेटलैंड्स समटाइम्स रेफर्ड टू एज द रामसर कन्वेंशन, अर्थात यही रामसर कन्वेंशन वेटलैंड से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यूनेस्को की विधिक पाठ में लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का स्पष्ट उल्लेख है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स वाला सम्मेलन यही है। यह संधि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर नगर में स्वीकृत हुई थी। इसी कारण इसका प्रचलित नाम रामसर कन्वेंशन है। नेक्स्ट है, भारत की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के हिसाब से देश में जियोग्राफिकल एरिया का कितना % हिस्सा जंगल और पेड़ों से ढका होना चाहिए? तो ये 33%। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल भू क्षेत्र का न्यूनतम 1/3 भाग वन या वृक्ष आच्छादन के अधीन होना चाहिए। 1/3 का अर्थ लगभग 33% होता है। नीति में पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग से 2/3 आच्छादन का लक्ष्य रखा गया है, पर यह प्रश्न पूछने से देश के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में है। आगे है, डैश एक समूह है जो एक विशिष्ट समय के दौरान एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा करता है। तो किसकी बात की जा रही है? जनसंख्या की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए, एनसीईआरटी के अनुसार सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में समूह में रहते और इस प्रकार समाविष्ट की रचना करते हैं। इसी अध्याय में यह भी स्पष्ट है कि किसी दिए गए समय में समिष्ट भिन्न आयु वाले व्यक्तियों से मिलकर बनती है, अर्थात किसी निश्चित क्षेत्र और दिए गए समय में रहने वाले समान जाति के व्यक्तियों के समूह को समिष्ट जनसंख्या कहा जाता है। आगे है, वह पौधा जो क्षारीय मिट्टी को सहन नहीं कर सकता कहलाता है कैल्सीफ्यूज। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए, कैल्सीफ्यूज ऐसे पौधे के लिए प्रयुक्त शब्द है जो चूनायुक्त मिट्टी को पसंद नहीं करते, अर्थात पौधे के सामान्यतः वृद्धि नहीं होती। कृषि विज्ञान स्रोत इन्हें अम्लप्रिय पौधे भी मानते हैं, अर्थात इनकी वृद्धि अम्लीय दशाओं में बेहतर होती है। मृदा विज्ञान के अनुसार
pH 7 से ऊपर की मिट्टी क्षारीय होती है और कैल्केरियस मिट्टी इसी क्षारीय श्रेणी से संबद्ध होती है। अतः क्षारीय मिट्टी को सहन न करने वाला पौधा कैल्सीफ्यूज कहलाता है। नेक्स्ट है चारागाह खाद्य श्रृंखला का प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। इसका प्राथमिक उपभोक्ता उपयुक्त में से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। देखिए, खाद्य श्रृंखला में सामान्य क्रम उत्पादक शाकाहारी और फिर मांसाहारी होता है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। पाठ्य चित्र में भी प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी रूप में दिखाया गया है, इसलिए इस प्रश्न में अपेक्षित है कि सही जैव पद शाकाहारी है। चूंकि ऐसा विकल्प में सही नहीं है, अतः सही उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन पर घरेलू अनुसंधान को बढ़ावा देना और देश की जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञता का निर्माण करने के प्रयास में जलवायु परिवर्तन आकलन संबंधी भारतीय नेटवर्क किस वर्ष शुरू किया गया। तो ये वर्ष 2009 में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की आधिकारिक रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि यह नेटवर्क 14 अक्टूबर 2009 को प्रारंभ किया गया था। मंत्रालय की दूसरी आधिकारिक रिपोर्ट में इसे 2009 में शुरू किया गया एक नेटवर्क आधारित कार्यक्रम बताया गया है। भारत की द्वितीय राष्ट्रीय संप्रेषण की कार्यकारी सार संक्षेप में इसे मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2009 में स्थापित बताया गया। आगे है शीतोष्ण क्षेत्रों में जहां बर्फबारी आम होती है, वह मिट्टी के साथ पौधे को उसकी सामान्य स्थिति के ऊपर उठने के कारण पौधों को होने वाली चोट को क्या कहा जाता है। तो इसे हीविंग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए, हीविंग वह दशा है जिसे बर्फ के कणों तथा मिट्टी के जमने पिघलने की क्रिया से पौधा मिट्टी सहित अपनी सामान्य स्थिति से ऊपर उठ जाता है। शीत ऋतु में मिट्टी के ऊपरी परत के बार बार जमने और पिघलने से पौधे का जमीन से ऊपर ढकेला जाना इसी प्रकार की चोट मानी जाती है। इससे जड़ें और पौधे का आधार भाग खुल सकता है, जिससे सूखने और क्षति की आशंका बढ़ती है। आगे है टाडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व का प्रसिद्ध वन्यजीव गंतव्य है। तो ये कौन सा है? महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बाघ अभ्यारण्य सूची में टाडोबा अंधारी के सामने राज्य महाराष्ट्र अंकित है। टाडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के आधिकारिक वेबसाइट भी इसे महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित बताती हैं, इसलिए टाडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध वन्यजीव है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील माना जाता है, जिसका इतिहास 300 ईसा पूर्व पुराना है। तो ये गुजरात में सुदर्शन झील। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए, सुदर्शन झील गुजरात की एक प्राचीन कृत्रिम झील जलाशय थी, जिसका उल्लेख जूनागढ़ गिरनार अभिलेखी स्रोतों में मिलता है। अभिलेख आधारित विवरण के अनुसार इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय गवर्नर वैश्य पुष्यगुप्त ने कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 321 ईसा पूर्व मानी जाती है, इसलिए इस झील का इतिहास 300 ईसा पूर्व के आसपास उससे पहले तक पहुंचता है। इसी आधार पर प्रश्न में वर्णित प्राचीन मानव निर्मित झील सुदर्शन झील है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेटिफोर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये मैक्रो से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ये शिक्षा संस्थान की पाठ्य सामग्री में मैक्रो परितंत्र की विशेषताओं में स्पष्ट कहा गया है कि जड़ों में न्यूमेटोफोर अर्थात वायुवी जड़ें पाई जाती हैं। उसी प्रकार आंध्र प्रदेश सरकार के कोरिंगा अभ्यारण्य संबंधी आधिकारिक पृष्ठ पर भी मैंग्रोव जल के अनुकूलनों में न्यूमेटाफोर का उल्लेख किया गया है। ये विशेष श्वसन जड़ें जल जमाव और ऑक्सीजन की कमी वाली दशाओं में पौधे को गैसीय विनिमय में सहायता देती हैं, जो मैंग्रोव के प्रमुख पहचान है। अतः न्यूमेटिफोर का संबंध मैंग्रोव से है। ऑप्शन नंबर देखिए डी राइट है। आगे देखते हैं। डैश में शीतोष्ण वनों की 16 नहीं
कहा जाता है। डैश में शीतोष्ण वनों की शोला नहीं कहा जाता, किसको? डाफला पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए एनसीईआरटी के अनुसार नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों के शीतोष्ण वन शोलास कहलाते हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई तथा पालनी पहाड़ियाँ इसी श्रेणी में आती हैं। डाफला पहाड़ियाँ इस सूची में सम्मिलित नहीं है, अतः सही उत्तर डाफला पहाड़ियाँ है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय बाघ आकलन अभ्यास प्रत्येक वर्ष में एक बार किया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 4। देखिए अखिल भारतीय बाघ आकलन अभ्यास प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है, एक बार किया जाता है। प्रेस सूचना ब्यूरो की आधिकारिक विज्ञप्ति में स्पष्ट कहा गया है कि 4 वर्षों में एक बार अखिल भारतीय बाघ आकलन भी किया जाता है। एक अन्य आधिकारिक विज्ञप्ति में 2006, 2010, 2014 और 2018 के चक्रों का उल्लेख करते हुए इसे 4 साल में एक बार होने वाले भारतीय बाघ आकलन के रूप में बताया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे अधिक बाघों की आबादी है, तो ये भारत में है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के आधिकारिक आंकड़ों में वैश्विक जंगली बाघों में भारत का हिस्सा 70% से अधिक बताया गया है। इसी आधिकारिक विवरण में औसत जनसंख्या 3682 तथा रेंज लगभग 3167 से 3925 दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में दुनिया की सर्वाधिक बाघ आबादी भारत में है। नेक्स्ट है पुष्प प्रज्वलन के लिए आवश्यक प्रकाश काल की लंबाई के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दिवस पौधा नहीं है, तो गेहूं दिवस पौधा नहीं है। देखिए प्रकाश अवधि के आवश्यकता के आधार पर पौधे फसल को अल्प दिवसीय, दीर्घ दिवसीय और दिवस निक्षेप वर्गों में रखा जाता है। चावल और ज्वार सामान्यतः अल्प दिवसीय फसलें मानी जाती हैं। गेहूं दीर्घ दिवसीय फसल है, अर्थात उसके पुष्पन पर लंबी दिन अवधि अनुकूलन प्रभाव डालती है। अतः दिए गए विकल्पों में गेहूं वह फसल है यहाँ जो अभिप्रेरित वर्ग में नहीं आता। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की रूपरेखा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा डैश वर्ष में जारी की गई, किस वर्ष में? 2000 वर्ष में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री 30 जून 2008 को जारी की गई थी। सरकारी विवरण में स्पष्ट है कि यह योजना जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने हेतु भारत की राष्ट्रीय रणनीति प्रस्तुत करती है। इसी कार्य योजना के केंद्र में 8 राष्ट्रीय मिशन रखे गए थे। आगे है अभियान E8 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अभियान E8 हाथी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति में E8 बैठक से जुड़े अभियान को हाथियों के संरक्षण और कल्याण से संबंधित बताया गया है। भारत सरकार की नई दिल्ली E8 अनुशंसा का विषय ही वैश्विक हाथी संरक्षण है। उस अनुशंसा में E8 देशों का साझा उद्देश्य हाथियों के संरक्षण, प्रबंधन और कल्याण को आगे बढ़ाना बताया गया है। अभियान E8 हाथी से संबंधित है। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन, भारत में FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये देहरादून में है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का आधिकारिक पता देहरादून उत्तराखंड दिया गया है। संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून स्पष्ट रूप से अंकित है। अतः एक अन्य आधिकारिक पृष्ठ भी वन्य अनुसंधान संस्थान देहरादून लिखता है, जिसे स्थान की पुष्टि होती है। आगे है इस प्रक्रिया में मिट्टी के एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स पर सोडियम आयनों का संचयन शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप सोडिक मिट्टी सोनिनेट्स का निर्माण होता है। तो ये क्षारीकरण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए आधिकारिक मृदा विवरण में क्षारीकरण अथवा सोडीकरण को मिट्टी के विनियमन समुच्चय पर सोडियम के प्रभुत्व के विकास के रूप में बताया गया है। मृदा रसायन संबंधी आधिकारिक विवरण के अनुसार सोडियम संतृप्ति के बढ़े हुए मान मिट्टी के सोडिक अथवा राष्ट्रीय प्रकृति को सूचित करते हैं। सोलोनी
जेट्स ऐसे मृदा समूह हैं जिसमें नाइट्रिक क्षितिज पाया जाता है और सोडिक मिट्टियों में चिकनी कणों के विनियमन स्थलों पर सोडियम का अत्यधिक अधिशोषण होता है। अतः प्रश्न में वर्णित प्रक्रिया क्षारीकरण है जिससे सोडिक मिट्टी अर्थात सोलोनेट्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट है शहरी केंद्रों जैसे ग्रीन बेल्ट पार्क, सड़क किनारे के रास्ते में और उसके आसपास सार्वजनिक और निजी स्वामित्व वाली भूमि पर पेड़ों का पालन और प्रबंधन कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? शहरी वानिकी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 के सामाजिक वानिकी को शहरी, ग्रामीण और फर्म वानिकी में विभाजित किया गया है। आधिकारिक पाठ्यपुस्तक में स्पष्ट है कि शहरों और उनके इर्द गिर्द निजी व सार्वजनिक स्वामित्व वाली भूमि पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंध शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। हरित पट्टी, पार्क और सड़क किनारे की भूमि इसी श्रेणी के प्रमुख उदाहरण है। वृक्षारोपण, पालन और प्रबंधन शहरी वानिकी कहलाता है। नेक्स्ट है, देखिए, ढलान पर उसकी ऊंचाई समोच्च रेखाओं का अनुसरण करते हुए हल चलाने की कृषि पद्धति को क्या कहा जाता है? इसे समोच्च खेती कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए, व्याख्या करते हैं। समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल के नीचे बहते हुए जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण। यह स्पष्ट करता है कि ढलान पर समोच्च रेखाओं का अनुसरण करते हुए की जाने वाली जुताई को समोच्च खेती कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार ऐसी खेती जल बहाव को धीमा करती है, मृदा अपरदन घटाती है और मिट्टी के जल के प्रवेश को बढ़ाती है। नेक्स्ट है, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की आधिकारिक सूची में अचानक मार अमरकंटक के राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दिए गए हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के आधिकारिक विवरण में इसे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, मारवाड़ी तथा मध्य प्रदेश के ढिंडोरा, अनूपपुर वन प्रभागों से संबद्ध बताया गया है। अतः स्पष्ट है कि यह दिए गए 4 राज्यों में से किसी एक में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहला जैव मंडल रिजर्व है। देखिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। सॉरी, मैंने गलती से गुजरात बोल दिया था, ये गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। आगे है, नेक्स्ट है, घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी पिरामिड का प्रकार है। तो किस प्रकार है? सीधा है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए, अधिकतर पारिस्थितिकी तंत्रों में संख्याओं, ऊर्जा तथा जैव मात्रा के सभी पिरामिड आधार से ऊपर की ओर होते हैं। एक घास के मैदान की पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड भी इसी रूप में दर्शाया गया है। साथ ही ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है, कभी उल्टा नहीं हो सकता। अतः घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी पिरामिड सीधा होता है। नेक्स्ट है, 2011 में E8 देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो E8 देशों में, देखिए, E8 देशों में सोमालिया शामिल नहीं है। आइए व्याख्या समझते हैं। 24 मई 2011 को नई दिल्ली एलिफेंट 8 यानी E8 मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें E8 देशों के रूप में बोत्सवाना, कांगो, ब्राज़ाविल, भारत, इंडोनेशिया, केन्या, श्रीलंका, थाईलैंड और संयुक्त गणराज्य तंजानिया सूचीबद्ध थे। आधिकारिक सूची में सोमालिया का नाम नहीं था। यह बैठक हाथियों के संरक्षण, अवैध शिकार रोकने और अवैध हाथी दांत व्यापार पर नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा अवशोषित होती हैं? तो ये पराबैंगनी किरणें। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए, ओजोन परत समताप मंडल में स्थित वह क्षेत्र है जहां वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग संकेंद्रित होता है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों के बड़े भाग को अवशोषित कर पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। समताप मंडल में CFC अणु पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से घटित होकर क्लोरीन परमाणु छोड़ते हैं। क्लोरीन परमाणु ओजोन अणु से प्रतिक्रिया कर क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है, जिससे ओजोनों का क्षय होता है।
अंटार्कटिका के ऊपर अत्यधिक ओजोन क्षय वाले क्षेत्रों को ओजोन क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेरी अवस्थित है, तो नेरी नागपुर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेरी का मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में अवस्थित है। नेरी भारत सरकार की वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का घटक संस्थान है। नेक्स्ट है पलाची माड़ा, जो पर्यावरण की अमार क्षति के कारण चर्चा में था, अवस्थित है, तो एक अवस्थित है केरल में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए पलाची माड़ा दक्षिण भारतीय राज्य केरल के पलक्कड़ जिले में मेरुमिट्टी ग्राम पंचायत क्षेत्र में अवस्थित एक छोटा गांव है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो ये समुद्री का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए पृथ्वी की सतह से लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है। पृथ्वी पर विद्यमान कुल जल का लगभग 97% भाग महासागरों समुद्रों में पाया जाता है, अतः यह विश्व का शीतलतम पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट है इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान मुन्नार केरल राज्य में स्थित है। यह उद्यान लुप्तप्राय प्राणी नीलगिरी तहर के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के लिए किस प्रकार का डैश बनाना है, तो साख यानी आघात अवशोषक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के लिए एक प्रकार का साख आघात अवशोषक निर्मित करना है, जिससे संरक्षित क्षेत्रों को नियमित करने और उनके मध्य गतिविधियों को प्रबंधित करने में आसानी हो। नेक्स्ट है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पे देखिए शांत घाटी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए केरल के नीलगिरी क्षेत्र में स्थित शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान साइलेंट वैली नेशनल पार्क में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का भाग तथा उत्तर भारत के अंतिम अविच्छिन्न उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में से एक है। नेक्स्ट है शांत घाटी अवस्थित है कहाँ पे, केरल में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे है फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पे, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है, तो ये कवक अजैविक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए प्रश्नगत विकल्पों में से कवक अजैविक नहीं है। अजैविक घटक ऐसे घटक है जिनमें जीवन नहीं होता, किंतु यह जैविक घटकों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अजैविक घटक निर्जीव भौतिक रासायनिक घटक है, जैसे हवा, जल और मृदा, जो जैविक घटक के अस्तित्व, वृद्धि और जीवन क्रियाओं हेतु आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, तो कौन सा है ये, आनुवांशिक विभिन्नता के। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवांशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। इसमें जीवों की आनुवांशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। साथ ही इसमें पौधे, जीव जंतुओं, सूक्ष्म जीवों तथा उनके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखा जाता है। आगे है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जैविक संरक्षण में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार किस मुद्दे के कारण कई अनोखे जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए
जैव संरक्षण में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण कई स्थानिक प्रजातियां विलुप्त के उच्च जोखिम का सामना कर सकती हैं। इस अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन सबसे स्थानिक और मूल प्रजातियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। आगे है, भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं? कुल 18 हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए, वर्तमान में कुल 18 अधिसूचित जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें 13 जैव मंडल नीचेयो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत जैव मंडल नीचियों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है। जुलाई 2018 में कंचनजंगा जैव मंडल नीचियों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल होने वाला 11वां जैव मंडल निश्चय बना। नेक्स्ट है, जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, तो ये है आनुवांशिक भिन्नता की। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए, जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र जैव विविधता के सभी स्तरों तथा आनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता तथा पारितंत्री विविधता से संबंधित होते हैं। इसमें जैव संसाधनों का स्वस्थानीय संरक्षण किया जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, यही सही सुमेलित नहीं है। जबकि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, ये सुमेलित है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम, ये सुमेलित है। और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, ये भी सुमेलित है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं अपितु ओडिशा में है। ओडिशा सरकार ने 24 अप्रैल 2025 को सिमिलीपाल को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। भारत का 507वां राष्ट्रीय उद्यान तथा ओडिशा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। अन्य प्रश्नगत युग्म सही सुमेलित है। आगे है, दादेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए, दादेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह लगभग 886.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए, एजेंडा 21 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना 21वीं सदी में वैश्विक सतत विकास हेतु एक व्यापक कार्य योजना है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक गैर बाध्यकारी स्वैच्छिक क्रियान्वयन कार्य योजना है जो सतत विकास से संबंधित है। यह पृथ्वी सम्मेलन 1992 के रियो डी जेनेरियो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है, यूरो सेकेंड मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो ये 0.05% या इससे कम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए, यूरो सेकेंड मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा 0.05% या इससे कम 500 ppm होनी चाहिए। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो ये जैव भू रासायनिक चक्र कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को भू रासायनिक चक्र कहते हैं। भू रासायनिक चक्र में कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि पोषक तत्व जैविक घटकों और भौतिक या अजैविक पर्यावरण जैसे वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल के बीच चक्रीय रूप से संचरित होते हैं। आगे निम्न में से भारत के किस राज्य या संघीय क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है? तो ये मिजोरम में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए, ISFR 2023 के अनुसार भारत के राज्यों संघीय क्षेत्रों में भौगोलिक क्षेत्रफल के अधिकतम प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्र की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य या संघीय क्षेत्र इस प्रकार हैं। इसमें लक्षद्वीप, मिजोरम, लक्षद्वीप का 91.33%, मिजोरम का 85.34
84%, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का 81.62% और अरुणाचल प्रदेश का 78.67% तथा मेघालय का 75.65% है। आगे है राष्ट्रीय दूर संवेदन अभिकरण के अनुसार निम्न में से किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा NRS से आंकड़ों पर आधारित भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत 80.30 वनाच्छादित था। ISFR 2017, 2019, 2021 तथा 2023 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का क्रमशः 79.96, 79.63 तथा 79.33 तथा 78.67% भाग वनाच्छादित है। नेक्स्ट है, दो सूचियां दी हुई हैं, जैव मंडल स्थल तथा स्थापना वर्ष, इनका सही सुमेल करना है। तो आइए चलते हैं इसके सही सुमेल पे दोस्तों। देखिए, जैव मंडल स्थल है और स्थापना वर्ष है, तो नीलगिरी का स्थापना वर्ष 1986, नंदा देवी का 1988, सुंदरबन का 1989, कंचनजंगा का सन 2000 है। इस प्रकार हमारा सही सुमेल हो जाएगा। आगे है भारत के वन संरक्षण अधिनियम। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये वर्ष 1980 में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 को संसद द्वारा 27 दिसंबर 1980 को अधिनियमित किया गया। यद्यपि इसके लागू होने की तिथि 25 अक्टूबर 1980 है। फिर नेक्स्ट है, राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है, तो ये कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए, कर्नाटक स्थित नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। यह संरक्षित क्षेत्र मैसूर और कोगाडू जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? तो ये घाना शेर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए किस प्रकार, केवलादेव घाना या घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, भरतपुर में स्थित है। यह लगभग 375 पक्षियों की प्रजातियां, 372 पौधों की प्रजातियां तथा मछलियों, सांपों, छिपकलियों, उभयचर आदि की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, परंतु शेर यहाँ की संरक्षित प्रजाति नहीं है। अन्य युग्म सुमेलित हैं। आगे दो सूचियां दी हुई हैं, राष्ट्रीय उद्यान और उनकी अवस्थिति, इनका सही सुमेल करना है। आइए हम चलते हैं इनके सही सुमेल पे दोस्तों। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, देखिए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसका अवस्थिति इसकी गोलाघाट नगांव हो जाएगा। अगला है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, ये चिकमंगलूर तथा उडुपी एवं दक्षिणी कन्नड़। आगे है साइलेंट वैली शांत घाटी, ये पालघाट, पालक्कड़ तथा मालमपुरम में। फिर नेक्स्ट है पेंच, ये जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान, ये नागपुर में है। आगे चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, नोट हम देख लेते हैं थोड़ा। पेंच घाटी का नाम राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान इंदिरा प्रदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क अभ्यारण्य है, तो ये मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए, वर्तमान में फरवरी 2025 तक भारत में कुल 106 राष्ट्रीय पार्क हैं। सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की संख्या मध्य प्रदेश में 11 है। इसके बाद असम में 7, तत्पश्चात अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 6 है तथा पश्चिम बंगाल में 16 तथा उत्तर प्रदेश में 26, जबकि मध्य प्रदेश में 24 और राजस्थान में 26 वन्यजीव अभ्यारण्य उपस्थित है। ध्यातव्य है कि वन्यजीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या अंडमान निकोबार में 96 है। आगे है, दो सूचियां दी हुई है, वन्यजीव अभ्यारण्य और उनके राज्य, इनका सही सुमेल करना है। तो देखिए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा और
देखिए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में हो जाएगा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में हो जाएगा और लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान ये मणिपुर में हो जाएगा। इस प्रकार हमारा सही सुमेल हो जाएगा 2134 हमारा 2143 हमारा सही सुमेल हो जाएगा। देखिए 2143 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए नामदफा, बांदीपुर, पेरियार और लामझाओ अभ्यारण्य क्रमशः नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटक में, पेरियार केरल में और लामझाओ मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट है भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य चिकमंगलूर और शिमोगा जिले में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 492.46 वर्ग किलोमीटर तथा यह वर्ष 1974 में इसे स्थापित किया गया। नेक्स्ट है किस विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसे फाना कहते हैं। देखिए किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु प्राणी साम्राज्य को फाना कहते हैं, जबकि फ्लोरा किसी विशेष क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न वनस्पति स्थानीय वनस्पति के वर्णन के लिए संदर्भित किया जाता है। आगे है थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य ये केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य जिसे सलीमरी पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, केरल के एर्नाकुलम जिले के कोंठामंगलम तालुक में स्थित है। यह पक्षी अभ्यारण्य पेरियार नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है। यह अभ्यारण्य लगभग 25.16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। नेक्स्ट है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निक्षेप पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 2 सही है। देखिए किस प्रकार, देखिए वन्य संरक्षण अधिनियम 1992 के अनुसार अनुसूची 1 और 2 में निक्षेप पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है, जबकि अनुसूची 3 और 4 में वर्णित संरक्षण और अपराध के लिए दंड बहुत कम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। वही मानव गतिविधियों विशेषकर जीवाश्म ईंधन, दहन, वनों की कटाई आदि के फलस्वरूप वायुमंडल में CO2 की बढ़ी हुई मात्रा भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण भी है, जो हमारे लिए हानिकारक है। नेक्स्ट है भूमंडलीय तापन का कारण है, तो भूमंडलीय तापन का क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए वैश्विक ऊष्मन मानव जनित ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन या सांद्रता वृद्धि के कारण होता है, जिसमें CO2 का सबसे बड़ा योगदान है। वर्ष 1950 में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में जहां 310.7 ppm थी, वर्ष 1950 में CO2 की सांद्रता वायुमंडल में 310.7 ppm थी। NOAA की ग्लोबल मॉनिटरिंग लैब के वार्षिक विश्लेषण के आधार पर 2025 में वैश्विक औसत वायुमंडलीय CO2 425.6 ppm दर्ज है, जो एक नया रिकॉर्ड उच्च स्तर है। आगे है हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस स्थान पर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया है? तो ये नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 28 जुलाई 2022 को हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया। हरियाली महोत्सव आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस महोत्सव के तहत देश भर में 75 नगर वनों, दिल्ली NCR के 25 पुलिस स्टेशन एवं 75 स्कूलों की भागीदारी के साथ विभिन्न राज्यों के 75 स्थानों पर समारोह में वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया, तो किसने किया? ये AG टांसले ने, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए
पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया। ऑप्शन नंबर ए राइट है। आगे देखते हैं, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से है? तो ये आबादी बढ़ना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी आबादी जनसंख्या पर निर्भर है। देखिए, दरअसल जनसंख्या का बढ़ना ही सारी समस्याओं का मूल कारण है। बढ़ती आबादी के कारण खाद्यान्न भंडार खाली हो रहे हैं। ऐसे में भूमि कितना उत्पादन कर पाएगी? सीमित भूमि और निरंतर जनसंख्या का दबाव किसी परमाणु विस्फोट से कम नहीं है। आगे है, वायुमंडल में ओजोन परत, तो ये पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए, ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। जमीन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह एक हानिकारक वायु प्रदूषक है, जबकि ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में यह सूर्य के पराबैंगनी किरण या अल्ट्रावायलेट किरणों के पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? यहाँ पे देखिए, पहला कथन है यह प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, तो ये सही हो जाएगी। आगे है, यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करती, तो यही असत्य हो जाएगा, मतलब सत्य नहीं होगा क्योंकि ये ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। यह समताप मंडल में ओजोन घटाने में उत्तरदायी है, तो ये सही हो जाएगा। और यह निचले वायुमंडल में अक्रियाशील है, तो ये भी सही हो जाएगा। देखिए, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड 2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं। अन्य ग्रीन हाउस गैस में मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड शामिल हैं। CFC फ्लोरीन और कार्बन के मानव निर्मित यौगिक हैं। यह रसायन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने के साथ साथ ओजोन परत की ओजोन गैस की से अभिक्रिया करके ओजोनों को ऑक्सीकरण के रूप में विघटित कर देता है, जिससे ओजोन परत का क्षरण होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ये विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए, यह एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है, जबकि प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला CFC12 ये उत्तरदायी है। और अग्निशमन में प्रयुक्त हैलोजन 1211 ये भी है, और नाइट्रस ऑक्साइड भी ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी है। व्याख्या समझते हैं दोस्तों। वायुमंडल में विद्यमान ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है। इससे पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा होती है। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसें हैं CFC, हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोइथाइलिन और हैलोजन 1211 और 1301 इत्यादि। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो ये देखिए, मीथेन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। देखिए, ग्रीन हाउस गैसें वे हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त किरणों को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं। ग्रीन हाउस गैसें निम्न है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, मीथेन और ओजोन है। नेक्स्ट है, मई 2023 में श्री भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री ने वैश्विक आंदोलन में व्यक्तियों और समुदायों द्वारा अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए प्रगति के तरीके में क्रांति लाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया। ऐप का नाम क्या है? तो ऐप का नाम है मेरी लाइफ, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 5 जून को पर्यावरण दिवस पर जलवायु परिवर्तन के लिए युवा कार्यों को प्रेरित करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ की शुरुआत की। यह ऐप लाइफ की अवधारणा से प्रेरित है, जिसकी परिकल्पना UNFCCC के COP22 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी।
आगे है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो ये जाइंट पांडा है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF ने वर्ष 1961 में अपनी स्थापना से ही संगठन के प्रतीक चिन्ह के रूप में जाइंट पांडा को अपनाया। इसका वैज्ञानिक नाम एलुरोपाडा मेलानोलिकुआ है। इसका वैज्ञानिक नाम एलुपुराडा मेलानोओका है। आगे है इसका निवास स्थान मुख्य शीतोष्ण चौली पत्ती वाले और मिश्रित वनों से मिलता है। वर्तमान में विश्व भर में इसकी संख्या लगभग 1864 है। आगे है UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका अर्थ है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। UNFCCC का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। हिंदी में इससे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन कहा जाता है। इसके गठन के लिए संधि वर्ष 1992 में हुई तथा वर्ष 1994 में यह संधि लागू है। आगे है जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये इसरो के साथ, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए इसरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारत में निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, थार मरुस्थल में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए व्याख्या समझते हैं। थार मरुस्थल में दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है। आगे है भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए पश्चिमी घाट ये आर्द्र वन है, सही है। तुराई द्वार चौड़ी पत्ती वाले वन, ये भी सही है। कच्छ का रण ये घास के प्रदेश है, जबकि ऑप्शन नंबर डी पूर्वी दक्कन पठार ये आर्द्र वन है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही सुमेलित नहीं है। प्रश्नगत विकल्पों में पूर्वी दक्कन पठार में मुख्यतः शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, न कि आर्द्र वन। सभी विकल्प सही सुमेलित है। आगे दोस्तों नेक्स्ट है कथन ए दिया हुआ है, उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। कारण है इसका आर महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव वन का नवीनीकरण हुआ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, व्याख्या देखते हैं इसकी दोस्तों। उड़ीसा तट बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। यहाँ चक्रवातों के आने की बारंबारता अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है, अतः कथन ये सही है। मैंग्रोव वन चक्रवात अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। हाल के दिनों में महानदी डेल्टाई क्षेत्र में मैंग्रोव वनों का निर्वनीकरण हुआ है, जिससे चक्रवातों से होने वाले नुकसान में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है कथन ए दिया हुआ है, वन नवीनीकरण संसाधन है तथा कारण इसका दिया हुआ है, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए किस प्रकार ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं व्याख्या इसकी किस प्रकार। नवीनीकरण संसाधन वे होते हैं जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं, अतः वन एक नवीनीकरण संसाधन है क्योंकि इसके एक बार संपोषित दोहन के बाद पुनः दोहन किया जा सकता है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वनों से पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ती है क्योंकि वन पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। नेक्स्ट है सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहता है, इसे मानसून का डैश कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? मानसून का
स्फोट या फटना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का प्रस्फोट फटना कहा जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हरितगृह गैस नहीं है? तो ये नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस हरितगृह गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये तीनों हरितगृह गैस हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में नाइट्रोजन शामिल नहीं है। ग्रीन हाउस गैसों में CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, कार्बन हेक्साफ्लोराइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड आदि गैसें शामिल हैं। नेक्स्ट है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो ऊर्जा के सौर रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती। बाकी कोयला, पेट्रोल और परमाणु में प्रदूषण की समस्या होती है। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। सौर ऊर्जा का वह विशिष्ट रूप है जिससे पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या नहीं होती। आगे है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। व्याख्या देखते हैं। जब हाइड्रोजन हवा से जलती है तो यह ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करती है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा की बड़ी मात्रा लगभग 150 किलो जूल प्रति ग्राम मुक्त होती है। अपनी उच्चतम ऊर्जा प्रदायक मान के कारण हाइड्रोजन प्रदूषण रहित उत्कृष्ट ईंधन के रूप में कार्य करती है। हाइड्रोजन का उत्पादन जल के तापीय पृथक्करण, प्रकाश अपघटन अथवा विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित गैस को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं, जिसको अनवरत किरणों को अवशोषित करती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित अनवरत विकिरण को अवशोषित करती हैं, जिससे निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। आगे है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए, भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण उच्च आर्द्रता से जुड़ी उच्च तापमान है। मानसून की वापसी के दौरान का संक्रमण, मौसम के दिनों का तापमान अधिक एवं रातें तुलनात्मक रूप से ठंडी होती हैं, परंतु भूमि में अभी भी आर्द्रता होती है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता के कारण दिन के समय मौसम अहृदय हो जाती है, इसे अक्टूबर की गर्मी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ये ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हेतु ग्रीन हाउस गैसें उत्तरदायी हैं। ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण वायुमंडल एक ग्रीन हाउस की भांति व्यवहार करता है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 आदि शामिल हैं। किसी भी ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव इसके सांद्रण में वृद्धि के परिमाण, वायुमंडल में इसकी जीवन काल तथा इसके द्वारा अवशोषित विकिरण के तरंग लंबाई पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, एपिको आंदोलन P हेगड़े द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चिपको आंदोलन SL बहुगुणा यानी सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये मेघा पाटिकर द्वारा शुरू किया गया था, ये भी सही है। जबकि शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे दिया है, जो कि गलत है। इस प्रकार हमारा उत्तर डी नहीं हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं किस प्रकार। बाबा आमटे वन्यजीव संरक्षण तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। बाबा आमटे वन्यजीव संरक्षण तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। शांत घाटी आंदोलन के संदर्भ में डॉक्टर सलीम अली का नाम चर्चित था। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। इसे पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से किससे द
फ्रैगमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो ये सत्यभामा दास बिरजू को, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए, सत्यभामा दास बिरजू को द फ्रैगमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। सत्यभामा दास बिरजू एक भारतीय उभयचर वन जीव विज्ञानी और वन्यजीव संरक्षणवादी हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के पर्यावरण अध्ययन विभाग में सिस्टेमैटिक्स लैब के प्रमुख हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दे से संबंधित मामले की शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, एनजीटी जिसको बोलते हैं। देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण पर्यावरणीय मुद्दे से संबंधित मामले की शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत हुआ था। नई दिल्ली राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बैठक का प्रमुख स्थान है। आगे दो सूचियां दी हुई हैं, उनका सही सुमेल करना है। आइए देखिए, संस्थान दिए हुए हैं और स्थान दिया हुआ है कि कौन से संस्थान है और कहाँ पे स्थित है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि सुमेलित करना है इसको। आइए इसकी व्याख्या के माध्यम से सही सुमेलित कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये हैदराबाद में है और राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान ये देहरादून में है और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में स्थित है तथा राष्ट्रीय कृषि चिकित्सा संस्थान ये पुणे में स्थित है। आगे है, देश के किन कानूनों की समीक्षा के लिए सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पर्यावरण संबंधी कानूनों पर की समीक्षा के लिए। देखिए, वर्ष 2014 में TSR सुब्रमण्यम समिति ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस समिति का गठन मंत्रालय की प्रक्रियाओं, वन्यजीव कानूनों और प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संबंधी अधिनियमों की समीक्षा करने के लिए किया गया था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सफेद, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए, सफेद रंग इंद्रधनुष के 7 रंगों में नहीं है। इंद्रधनुष के स्पेक्ट्रम में दिखाई देने वाले 7 रंग इस प्रकार है: बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है डैश के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देश के कुल वन क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। देखिए, हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग जिसे पर्यावरण लेखांकन या टिकाऊ लेखांकन के रूप में जाना जाता है, लेखांकन की एक प्रणाली है जो परिचालन के वित्तीय परिमाणों में पर्यावरणीय लागतों को शामिल करने का प्रयास करता है। अतः यह देश के कुल वन क्षेत्र के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन करता है। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को डैश के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में? पारिस्थितिक दक्षता के रूप में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए, एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को पारिस्थितिकी दक्षता के रूप में जाना जाता है। यह एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीव संसाधन अधिग्रहण और आत्मसात से संबंधित दक्षताओं के संयोजन द्वारा निर्धारित किया जाता है। आगे है, वन में वनस्पति की परत जो निम्न वितान के ठीक नीचे होती है डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है? श्रब लेबर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए, वन में वनस्पति की परत जो निम्न वितान के ठीक नीचे होती है उसे श्रब लेबर कहा जाता है। श्रब या झाड़ियाँ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी शाखाएं तने के पास उगती हैं। झाड़ी का तना सख्त होता है लेकिन विशेष मोटा नहीं होता। उदाहरण तुलसी और गुलाब। आगे है, ISFR 21 के अनुसार, IFSR 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्रवार में अधिकतम वृद्धि देखी गई? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। देखिए, ISFR 2021 के अनुसार आंध्र प्रदेश में वन क्षेत्रवार में
अधिकतम वृद्धि देखी गई। इसके बाद तेलंगाना का दूसरा और उड़ीसा का स्थान तीसरा है। आगे है नाभिकीय शक्ति परियोजना के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन, पर्यावरणीय प्रभाव जिसका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है वे हैं, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आइए देखते हैं क्या क्या है। देखिए, नाभिकीय शक्ति परियोजना के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना है तथा हल निकालना है, इसमें वायु, मृदा, जल का रेडियोधर्मी दूषण तथा वन आरोपण तथा पेड़ पौधों एवं जंतु समूह की क्षति तथा रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण, ये तीनों शामिल है। आगे है व्याख्या समझते हैं दोस्तों। परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करते समय ऊर्जा रेडियोधर्मी किरणों तथा रेडियोधर्मी तत्वों के रिसाव का तत्वों के रिसाव का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। रेडियोधर्मी विकिरण से पेड़ पौधे एवं जंतु समूह को क्षति पहुंच सकती है। आगे है जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर पर रहता है, कारण मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। किस प्रकार, आइए समझते हैं। दिल्ली में जाड़े की ऋतु में वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है, क्योंकि ठंडी वायु भरी होती है, इसलिए बहुत ऊंचाई तक नहीं उठ सकता और धरातल से कुछ ऊंचाई पर धूल, गैस आदि की एक परत बन जाती है। अतः कथन ए सही है। जाड़े की ऋतु में गाड़ियों की दहन प्रक्रिया बढ़ जाती है, इसलिए कारण आर गलत है। नेक्स्ट है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए, दिल्ली, जोधपुर, लेह का वार्षिक ताप परिसर अधिक है, इस कारण इन स्थानों पर अति विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आगे है 1927 में हस्ताक्षर किए गए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल में कार्बन को एक व्यापार योग्य वस्तु के रूप में मान्यता दी गई। तो आइए इसके व्याख्या के रूप से समझते हैं दोस्तों माध्यम से। देखिए, वर्ष 1997 में संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण में कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रस्ताव पेश किया। इसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। अतः इस प्रश्न के लिए आयोग ने सभी को पूर्ण उत्तर दिया था, मतलब पूर्ण अंक प्रदान किया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को UNESCO द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा घोषित होने के साथ भारत के अगस्त 2010 तक कितने स्थलों को यह दर्जा प्राप्त हो चुका है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए, वर्ष 2010 में यूनेस्को द्वारा जंतर मंतर को शामिल करने पर भारत में धरोहर स्थलों की संख्या 28 पहुंच गई थी और वर्ष 2012 में पश्चिमी घाट को इसमें शामिल करने पर यह 29 हो गई। स्थान की अरावली पहाड़ियों पर निर्मित 6 पहाड़ियां किलो चित्तौड़गढ़ किला, कुंभल किला, रणथंभौर किला, जैसलमेर किला, आजमेर किला तथा गागरोन किला को वर्ष 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के बाद इसकी संख्या 30 हो गई। वर्ष 2014 में रानी की वाव गुजरात और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को विश्व धरोहर का दर्जा दिए जाने के बाद भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 32 हो गई। इसके पश्चात नालंदा महाविहार, कंचनजंगा नेशनल पार्क तथा ली कालबुर्जिए के वास्तुशिल्प कार्य कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ वर्ष 2016 में इस सूची में जोड़े गए। वर्ष 2017 में ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद को भी इसमें शामिल किया गया और वर्ष 2018 में मुंबई स्थित विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको इमारत समूहों को इस सूची में शामिल किया गया तथा वर्ष 2019 में जयपुर को इस सूची में शामिल किया गया था और वर्ष 2021 में 2 नए स्थल रामप्पा मंदिर और सैंधव स्थल धौलावीरा शामिल हुए थे। वर्ष 2023 में भारत के 2 नए स्थल शांति निकेतन पश्चिम बंगाल और होयसल मंदिर के समूह कर्नाटक में जो है
को शामिल करते हुए वर्ष 2000 शामिल हुए और वर्ष 2024 में असम के मोइदम अहोम वंश की टीले दफनाने की प्रणाली को नया विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। वर्ष 2025 में भारत के मराठा सैन्य दृश्य को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। वर्तमान में भारत में धरोहरों की कुल संख्या 44 हो गई है। अभी हाल ही में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 45वां धरोहर किसको शामिल किया गया है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट न्यूज है, 10 दिन पहले की है, जो इस बुक में अपडेटेड नहीं है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका बताएंगे आंसर। आगे है वन, जल संभर और आर्द्र भूमि घरेलू कृषि, औद्योगिक और पारिस्थितिकी जरूरतों के लिए दुनिया की सुलभ ताजे पानी के डैश की आपूर्ति करते हैं और हमारी हवा के लिए प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 75%। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए, वनाच्छादित, जल संभर और आर्द्र भूमि घरेलू कृषि और औद्योगिक और पारिस्थितिकी जरूरतों के लिए दुनिया के सुलभ ताजे पानी के 75% की आपूर्ति करते हैं और हमारी हवा के लिए प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है लाख, एक राल जैसा पदार्थ है जो डैश द्वारा स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है ये लाख? तो ये कीट द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए, लाख एक राल जैसा पदार्थ है जो कीट द्वारा स्रावित होता है। इसका स्रवण सुर्ख रंग की मादा करती है, जिसका उपयोग वॉशिंग, पॉलिश, चमड़ा, मोहरी, लाख इत्यादि निर्माण में होता है। आगे है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। पहला कथन है पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा है पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में कृषि या बागवानी प्रथाओं पर प्रतिबंध है। और तीसरा है पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र वनों की कमी और मानव पशु संघर्ष को कम करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और 3 सही है। व्याख्या देखते हैं। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों का निर्माण वनों की कमी और मानव पशु के संघर्ष को कम करने के लिए किया जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला मृत जैविक पदार्थ से शुरू होती है। तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपरत खाद्य श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए, डेट्राइट्स खाद्य पदार्थ एक प्रकार की खाद्य श्रृंखला है जो मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होती है। मृत कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो जाते हैं। वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरत पर भोजन करते हैं डेट्रिटिवोर्स या डिकम्पोजर के रूप में जाने जाते हैं। अपरत खाद्य श्रृंखला में एक जीव द्वारा उत्सर्जित उत्पादों का दूसरे जीव द्वारा उपयोग किया जाता है। आगे है नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ती हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ पहुंचता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इससे प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देखते हैं पहले। नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में काफी कमी आएगी। साथ ही ऊर्जा दक्षता, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, प्रदूषण नियंत्रण, मानव स्वास्थ्य में सुधार और गरीबी उन्मूलन जैसे अन्य लाभ भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि का कारण है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जेट उड़ान। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए, किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज को ध्वनि कहते हैं। जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो उससे शोर कहते हैं। तेज ध्वनि को वातावरण में इसके विपरीत प्रभाव का अनुमान लगाए बगैर उत्पन्न करने को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यह अवांछित ध्वनि मानव वर्ग में अशांति व बेचैनी उत्पन्न करती है। ध्वनि की इकाई डेसिबल है। यह नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को सराहने की दृष्टि से दिया गया है। अतः विकल्पों में जेट उड़ान अधिकतम
जेट अतः विकल्पों में जेट उड़ान अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। आगे है भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिसी गई थी तो वो कौन सा था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1987 को प्रातः एक भयानक दुर्घटना हुई जिसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। यह दुर्घटना यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी के कारखाने में एक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC के रिसाव के कारण हुई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो ये ऑक्सीजन वायु प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जबकि कंक्रीटीय पदार्थ सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये तीनों वायु प्रदूषक हैं। व्याख्या देखते हैं। ऑक्सीजन एक वायु प्रदूषक नहीं है जबकि कड़ी पदार्थ सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण के प्रकार हैं। आगे है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परिचय परियोजना की निगरानी के लिए कार्यदल का गठन किया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कूनो राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता परिचय परियोजना की निगरानी के लिए एक दल का गठन किया गया था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य अपनी ऐतिहासिक सीमा में सुरक्षित आवासों में प्रजनन करने वाली चीता की आबादी स्थापित करना और मेटा पॉपुलेशन के रूप में प्रबंधित करना। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेरिस में। व्याख्या देखते हैं। वर्ष 2015 में 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में हुआ था। वर्ष 2018 में 24वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कटोविस पोलैंड में आयोजित हुआ था। जबकि वर्ष 2019 में 25वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन मैड्रिड स्पेन में संपन्न हुआ। वर्ष 2021 में 26वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुआ। पूर्व में यह सम्मेलन नवंबर 2020 में ही होना था प्रस्तावित था जिसे कोविड-19 के महामारी की दृष्टि से स्थगित कर दिया गया था। और 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 6 से 20 नवंबर 2022 को मध्य मिस्र के शर्म अल शेख में संपन्न हुआ। 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 के मध्य दुबई में 28वां जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन संपन्न हुआ। ध्यातव्य है कि 29वां संयुक्त राष्ट्र परिवर्तन सम्मेलन 1 से 22 नवंबर 2022 के मध्य अजरबैजान बाकू में संपन्न हुआ। जबकि आगामी 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन 10 से 25 नवंबर 2025 के मध्य ब्राजील के बेलम में संपन्न हुआ। और आगामी 31वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन नवंबर 2026 में अंताल्या तुर्की में प्रस्तावित है। आगे है पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ? तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 21वां। आगे चलते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा ओजोन परत अपक्षय से। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत अवक्षय से संबंधित है। यह 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया तथा जनवरी 1979 को प्रभावी हुआ। यह प्रोटोकॉल सार्वभौमिक अनुसमर्थन ज्ञान प्राप्त करने वाली दुर्लभ संधियों में से एक है। नेक्स्ट है शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण की निगरानी और उसे कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या रणनीति अपनाई? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शोर अनुपालन के लिए त्योहारों और सार्वजनिक कार्यक्रमों की निगरानी करना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण बोर्ड ध्वनि मानक नियमों तथा उनके क्रियान्वयन से जुड़े प्रावधान प्रकाशित करता है। बोर्ड ने लाउड स्पीकर आतिशबाजी सार्वजनिक संबोधन प्रणालियों और हॉर्न के उपयोग पर व्यापक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। अतः शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक त्योहार आयोजनों में
ध्वनि अनुपालन की निगरानी करना सरकार द्वारा रणनीति अपनाई गई है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। त्वचा कैंसर, इसके लिए सही सुमेल करना है, तो आइए हम डायरेक्ट सही सुमेल पे चलते हैं दोस्तों। त्वचा कैंसर या पराबैंगनी प्रकाश द्वारा ध्वनि प्रदूषण ये डेसिबल में होता है, और वैश्विक तापन इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, और ओजोन छिद्र इसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है। इस प्रकार राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इसका सही सुमेलिन। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से पर्यावरण वाला जो सेक्शन था कंप्लीट कर लिया। इसके आने वाले वीडियोज में हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। इसके बाद हमारा पूरा बुक्स फिनिश हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था दोस्तों कि सारा बुक मैं आप लोगों को कराऊंगी, वो भी एग्जाम से कम 10 या 12 दिन पहले, ताकि आप फिर से रिवीजन कर लो। और आने वाली वीडियोज में मैं आप लोगों के लिए इसका रिवीजन भी लेकर आऊँगी, जिससे कि आप 5 से 7 या मैक्सिमम 10 मतलब थोड़े ही समय में पूरा बुक रिवीजन कर सकें। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और अपने एग्ज़ाम में आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं बचा है लोअर पीसीएस के लिए, तो पूरे फोकस के साथ पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। आप लोगों के लाइक और छोटे से पॉजिटिव कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।